अच्छा हमें तो पता ही नहीं। ऑलराइट, लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन। ध्यान देना आयशी, मेरा टारगेट होता है कुछ बच्चों से सिर्फ तब क्वेश्चन पूछना जब उनसे गलती करो, जब उन्हें आता है तब नहीं पूछता। ओके, लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन। एंड आई थिंक श्रेयांश से भी आज मैं गलती करवा के रहूं, मुझे ऐसा लगता है। कैन टी यू बी जीरो? नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दो, या भी नहीं, वो बाद में वो टेस्ट में दूंगा ये क्वेश्चन। अभी मैं नहीं बता रहा, कुछ क्वेश्चन मुझे टेस्ट के लिए भी रखने हैं। ओके, अभी इस नॉर्मल क्वेश्चन, when TU increases at a constant rate, ये आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, MU will be fill in the blanks. Sir, it will also increase with the constant. No, sir, it will be constant. Sorry. Now you get it. मैंने क्वेश्चन को रिवर्स किया बिकॉज हमने सीखा था व्हाट डज MU रिप्रेजेंट। यहाँ मैं कह रहा हूँ TU is increasing at a constant rate, यानी 10, 20, 30, 40, तो MU will be 10, 10, 10, यानी MU will be, तो मैंने क्वेश्चन को सिर्फ रिवर्स कर दिया बच्चों। So can we write MU will be? Now फटाफट से मैं और माधव कॉपी बन, मतलब पीछे, मतलब कॉपी बननी, पीछे मत देखना, याद है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज की थी पुत्र आपके साथ, एक स्केड्यूल रखवाने की कोशिश कीजिए, है ना बच्चों। और इसमें मैंने सबसे पहले आपको TU नहीं लिखवाया था, क्या लिखवाया था पुत्र? MU। मैंने आपको MU लिखवाया था, बताओ फर्स्ट वैल्यू MU की क्या लिखवाई थी पुत्र? और उसके बाद क्या किया था मैंने माधव? दिस इज हाउ आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग कि मुझे शेड्यूल कैसे याद करना। फिर यहाँ पे कितना लिखे, बस ऐड करते जाओ। ना पॉइंट टू रिमेंबर, ये आपको काम आएंगे बच्चों जो लिखने जा रहा हूँ, आपको आते हैं, बस एक जगह मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उसको। जब आपको 3 to 4 मार्कर इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल आता है, आप पता नहीं क्यों गलती कराते हो, मुझे नहीं पता। सो मैंने ये कुछ पॉइंट टू रिमेंबर बनाए हुए हैं जो आपने ऑलरेडी मेरे साथ लास्ट क्लास में कर लिए थे, बस मैं उसको एक जगह पे एकत्रित कर रहा हूँ, बोले तो इकट्ठा कर रहा हूँ। स्टार्टिंग विद वामा, फर्स्ट लेवल ऑफ यूनिट कंज्यूम पे MU and TU are always, तो लिख देते हैं at first unit consumed, ये आप लोगों ने लास्ट टाइम बनाया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है दोबारा बनाने। हाँ टेबल ही बना, हाँ तो बना दो, अगर नहीं बनाया तो कुछ बना दो, बट जिसने बनाया था अच्छी बात। That is the same table I have written to explain. Second point, TU is 0 at which level of output? oh sorry, Called at 0 level of output. TU is 0 at 0 unit consumed. Number 3, MU equals 0 when TU is maximum and constant. नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्यादातर आप देखोगे 4 बोतल वोडका पे हमारी चीजें खत्म होती हैं, पता नहीं क्यों। समीशन ऑफ MU is
फॉर्मूलाज हमने याद किए हुए। मेन चीज जो मुझे करनी थी वो ये करनी थी कि मुझे याद रखना है जब मैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल शेड्यूल वाले मेरे को फिलअप की फॉर्म में आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो हमने कहा था हम करेंगे mu is equal to tu at first level of output, tu is 0 at 0 level of output, mu is equal to 0 जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था when tu is maximum and constant, and last but not the least summation of mu gives t, summation of marginal utility gives total utility। अब मेरी बारी। आज हमने सबसे पहले डायग्राम्स कर, आज हमने सब, आपने कॉपी खोली उससे पहले मेरे को याद आ गया था, वो सिर्फ इसलिए लिखवा देता हूँ बिकॉज एट टाइम्स मैं भी इंसान हूँ यार, भूल सकता हूँ। और जब आपके टेस्ट पेपर्स में मैं आपको लिख के दूं बच्चों, मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ आपका पेपर चेक करने पे एट टाइम्स आपके आंसर पे AMD AMR, AMD's asked me to discuss, though I discuss the full paper when I take the paper, उसके बाद discussion is must, otherwise no use। बट कई बार क्या होता है, आपको लगता है शायद मैं ये पॉइंट भूल ना जाऊं, तो मैं किसी न किसी बच्चे के पेपर पे क्वेश्चन पे लिख देता हूँ ask me to discuss, तो you have to remind me सर आपने AMD लिखा होगा। ask me to read, वहां पे आप लोगों का ask me to read इसलिए लिखता हूँ कि देखो बेटा इंग्लिश कितनी गंदी लिखी है, टीचर बड़ा मजाक उड़ाएगी, तो वहां पे आपको मुझे पढ़ के याद से बताना है अगर मैं भूल जाऊं तो। फिलहाल चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं डायग्राम्स की बच्चों। सबसे पहला हम डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा देखो, आज मैं डायग्राम अलग से बनवा रहा हूँ, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और कहता है गिव डायग्राम, तो टोटल यूटिलिटी की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके साथ उसने स्केड्यूल मांगा तो स्केड्यूल दे देंगे, डायग्राम मांगा तो डायग्राम दे देंगे, जो वो मांगेगा दे देंगे। बट डायग्राम जनरली हमें कब देना होता है, प्लीज माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम आपको कब देना है पेपर में? नंबर 1, जब क्वेश्चन बोलेगा दैट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, या फिर उस क्वेश्चन की वेटेज 4, 5 या 6 नंबर की है, वहां पे नहीं भी मांगा दे दो। क्यों? क्योंकि DPS 45, DPS सुशांत हो, डायग्राम क्यों नहीं दिया? 1 नंबर कट। मैम आपने मांगा कहा था, बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन है, बनाना चाहिए। ऐसा होते हैं टीचर्स। तो क्वेश्चन लेस देन 4 मार्क्स गिव डायग्राम ओनली व्हेन दे आस्क फॉर इट, एंड मोर देन 3 मार्क्स 4 और 6 give the diagram if you know it, even if it is not asked for it। now हमारा फर्स्ट आ गया बच्चों टोटल यूटिलिटी। TU मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है? यूनिट्स, नहीं यूटिलिटी से तो करती है, वो तो मेजरमेंट हो गया अब तक। बट यूटिलिटी किससे निकालते हैं? यूनिट कंज्यूम से। यूटिलिटी किससे निकालते हैं पुत्र? यूनिट्स कंज्यूम से। और जो आपने शेड्यूल मेरे साथ अभी अक्षता बनाया, मैंने उसमें कहां से स्टार्ट किया था? 0 से। मैंने उसमें कहां से स्टार्ट किया था? 0 से। सुनना बच्चों, मैं यहाँ 2 डायग्राम बनाऊंगा ITU के, तो प्लीज ये मत सोचना कि सर को आता नहीं है इसलिए सर 2 बना रहे हैं। सर 2 इसलिए बना रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर टीचर एक्सपेक्ट। डिफरेंट स्कूल हैव डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। रियल लाइफ में दोनों डायग्राम ठीक है, और उसका मैं जस्टिफिकेशन भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा आपका शेड्यूल 0 से स्टार्ट हुआ था, तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी क्या थी? मेरा थोड़ा फ्री हैंड कर्व अच्छे से बनता नहीं है बच्चों, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है। दिस इज द शेप। ऐसी शेप क्यों बनी? सुनो, इनिशियली इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, जो शेड्यूल में नहीं लिखता है। और मैंने बोला था कि पहली के बाद जब दूसरी यूनिट खाते हो तो मजा और ज्यादा आता है, बट धीरे धीरे इट स्टार्ट इंक्रीजिंग बट एट अ, और उसके बाद वो अपने टॉप पे पहुंच जाता है, और उसके बाद इट स्टार्ट्स। तो जो आपने शेड्यूल में दिखाया, एक चीज नहीं दिखाई, वो डायग्राम में फिर भी दिखानी। क्या? इनिशियली इट इंक्रीजेज एट, थैंक यू वेरी मच, इनिशियली इट इंक्रीजेज एट, एंड देन it start increasing at, yani after consuming certain units it starts increasing at decreasing rate and then reaches its maximum and then starts decreasing, जो आपके शेड्यूल में दिख रहा था। डन। ये मैं लिखवा भी दूंगा एज पॉइंट टू रिमेंबर की फॉर्म में, कि पेपर में अगर आपको 3 से ज्यादा नंबर या 3 नंबर का पता टोटल यूटिलिटी आ गया, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। फ्रॉम द अबव डायग्राम इट इज क्लियर that initially एक मिनट मेरी बारी बच्चों, initially TU increases at, and after certain point it stop increasing at
increasing rate and continue to increase at diminishing rate. And the point from where it start increasing at diminishing rate is called point of inflection. लिखवाऊंगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये मैथ्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, पॉइंट ऑफ पढ़ते हैं बच्चों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10th 9th 8th में, मुझे याद नहीं कहीं पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वेयर योर डायग्राम में आपका ये कर्व स्टॉप इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। दिस पॉइंट जहां से इंक्रीजिंग रेट की जगह डिक्रीजिंग रेट शुरू हो गया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसको बोलते हैं पुत्र पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्कूल टीचर 1 मार्कर में पूछ लेती है, अभी लिखवाऊंगा। हाँ बच्चों, जो मैंने सबसे पहला शेड्यूल आज भी जो बनाया वो मैंने सिर्फ डिक्रीज वाला ही बनाया। उसका रीजन है क्योंकि इवेंचुअली MU स्टार्ट्स। नहीं बच्चों, वो सिर्फ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए बनाते हैं, वो सिर्फ सेक ऑफ सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रेट, रियल रेट तो हम कभी भी दिखा ही नहीं सकते। ऑलराइट, इसका दूसरा डायग्राम मैंने अक्षता यहाँ पे क्या बनाया आप देखोगे, मैंने यहां से स्टार्ट किया चीजें, सेम वैसी शेप बट मैंने यहां से स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या, इधर देखो बेटा, कि मैं अपना शेड्यूल 0 यूनिट से स्टार्ट ना करके किससे कर रहा हूं, मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है और उसमें 0 यूनिट्स नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्टली किससे स्टार्ट हो रहा है, यूनिट नंबर 1 से, तब आप अपना डायग्राम ऑरिजिन से स्टार्ट, क्योंकि आपके शेड्यूल में इनडायरेक्टली शेड्यूल को ही तो प्रणय मैं प्लॉट कर रहा हूं, और मेरे शेड्यूल में तो TU कहीं 0 है ही नहीं। अगर मैं अपना शेड्यूल किससे स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से, यानी 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा। So then my diagram shape will be something like this. So please mind my words, depending on school to school, 99% schools ये बोलेंगे, और इसमें भी वो शेप थोड़ी सी ऊपर से शुरू करते हैं। पहले मैं इंडिविजुअल डायग्राम बना रहा हूँ, अब इसमें लिख लूं बच्चों PTR। PTR मीन्स जब आप डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हो उससे रिलेटेड, PTR मीन्स पॉइंट टू रिमेंबर दैट फ्रॉम द अबव डायग्राम, it is clear that initially TU in, साथ साथ आप बोलना अपने मन में डायग्राम देख के, इनिशियली TU increases at, thank you, and after a certain point it start increasing at and the point from where it start increasing at diminishing rate, Aishi Gupta, is called, so अगर आपको point of inflection पूछा जाए मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलोगे, point of inflection is the point where TU start increasing at diminishing rate. So ये मैंने point of inflection है, सिमरन कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इसके लिए लिखा है। ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वर्ड है वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे सेंटेंस को नहीं, उसके उस पार्ट को फ्रॉम वेयर आहान माय TU स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, मुझे गलती से इंक्रीजिंग सुनाई गया, एट डिक्रीजिंग रेट। सो दैट पॉइंट पुत्र इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई रिपीट, मैंने यहाँ डबल टिक मार दिया बच्चों, डबल टिक से मेरा मतलब है पार्ट 90% स्कूल्स में वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आप देख लेना अपने अपने स्कूल में। फ्यू स्कूल, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम, दे स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बट टेक्निकली वो दोनों डायग्राम ठीक है,
बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपका स्केड्यूल 0 यूनिट से स्टार्ट हुआ या 1 यूनिट से। यस मैम। एक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वहां तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है जब वो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जैसे मैंने अपना शेड्यूल 0 से स्टार्ट किया, वो अपना शेड्यूल जो आपका स्कूल बनाएगा, इसीलिए मैंने दोनों बना दिया डिपेंडिंग अपॉन आपके स्कूल को कौन सा पसंद है। अगर आपका स्कूल शेड्यूल 0 से स्टार्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो डायग्राम ये वाला देगा जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, और अगर आपका शेड्यूल ही 1 से स्टार्ट कर रहा है तो वो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम देगा। सो डिपेंड करता है बेहतर स्कूल टू स्कूल, इसलिए वहां मेरे लिए बोलना बड़ा मुश्किल। डन? हाँ जी। And after a certain point, spelling गलत थी, it start increasing at diminishing rate called point of inflection. जैसे बच्चों यहाँ मैं लाइन खींचू, यहाँ मान लो ये मेरा पॉइंट है, वो देखो यहाँ तक तो स्टीप था, उसके बाद यहां से स्लोअर हो गया, तो ये जो लाइन यहाँ टच कर रही है इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कुछ स्कूल टीचर बोलेंगी, 99% बोलेंगे ही नहीं ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट जनरली वो बोलेंगी पता है कब, जब आपका आएगा व्हाट यू कॉल दैट एज प्रोडक्शन का चैप्टर। चले आगे बच्चों। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के डायग्राम। आप अपनी वैल्यूज याद करो वामा। मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज क्या थी? 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, यानी mu keeps on decreasing and it even becomes देखो मैंने उसे y एक्सिस को आई से टच कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो स्टार्ट होता है माधव वो 10 था, 8 होगा तो 8 होगा, मतलब फर्स्ट लेवल पे क्या टोटल यूटिलिटी 0 हो सकता है? नहीं। तो जब टोटल यूटिलिटी 0 नहीं हो सकता तो mu भी 0, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे mu and tu आर ऑलवेज, so that is the reason mu curve never starts from y axis. That is the reason mu curve never starts from, वो आपका यहां से स्टार्ट हुआ उस वैल्यू से। चलो मैं आपको बताता हूँ, हम मैथ्स का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। जो 2 वेरिएबल्स को प्लॉट करते थे x और y, या y का मतलब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी और x का मतलब हो गया यूनिट कंज्यूम। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों यूनिट्स 0, मार्जिनल यूटिलिटी पे हम डैश मारते हैं, यानी कोई वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? ये मेरी यूनिट 1, यहाँ पे ये मान लो वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आएगा ना 1, फिर उसके बाद यूनिट 2, फिर 8, यहाँ पे आएगा ना 1। So, जब आप इसको ज्वाइन करती जाओगी तो वो लाइन ऐसी तो जाएगी मेरे दोस्त, and that is the reason mu never starts from y axis, mu never touches y axis। तो ये भी एक क्वेश्चन है, can mu touch y axis? No, touching y axis means mu is 0। hypothetically क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे, but touching y axis means mu is 0, और mu 0 कब? when tu is नहीं, tu is 0, tu 0 सिर्फ 0 पे होता है, तो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट कैसे लगा दो उस पे? मार्जिनल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन टू टोटल यूटिलिटी का एडिशन। तो जब टोटल यूटिलिटी 0 नहीं हो सकता तो मार्जिनल यूटिलिटी 0, और मार्जिनल, एक बच्चा कहता है सर अभी तो आपने बोला tu 0, मतलब बच्चों को कब? when unit consumed is, और मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है? एडिशन टू टोटल यूटिलिटी व्हेन वी कंज्यूम, तो 0 पे तो कुछ कंज्यूम ही नहीं हुआ। दैट इज द रीजन द कर्व इज लाइक दिस। और टचिंग x एक्सिस मींस mu is
तो कैन आई से दिस इज द पॉइंट एट विच mu is this is the point at which mu is 0. किसी को कोई डाउट बच्चों? यस सिमरन। बच्चों देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है? एडिशन टू व्हेन वी कंज्यूम वन एक्स्ट्रा यूनिट। और जब जब आप यूनिट कंज्यूम करोगे आपको टीयू कभी भी 0 दिखा? जब जब आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, जब जब आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, ये आपको कहीं पे भी टीयू 0 दिखा? फ्रॉम 1 to 7 जब कंजम्पशन की बात करोगे तभी तो मार्जिनल यूटिलिटी की जस्ट बात करोगे। एक मिनट, 1 to 7 के बीच में कहीं पे भी टीयू 0 दिखा? इसीलिए अगर टीयू 0 नहीं है तो एमयू भी 0 नहीं हो सकता एट फर्स्ट पॉइंट। एट फर्स्ट पॉइंट उसके बाद हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट की। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये मैंने डायग्राम में ये कह रहा था मैं मामा को उस समय, जो मामा ने समझा ये यहां से क्यों स्टार्ट हो, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ही कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट यूनिट से। क्योंकि जब तक कंज्यूम नहीं करूंगा मैं एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन की बात नहीं करूंगा। दैट्स द रीजन MU कर्व नेवर टचेस y एक्सिस। मेरा बेटा शेड्यूल को भी 0 से स्टार्ट कर दिया, तब भी MU 0 आया क्या? MU का तो कॉन्सेप्ट ही कब आएगा? व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग। अब आप टोटल यूटिलिटी। सो अगर आप जैसे वो नेगेटिव शुरू होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव शुरू होगी तो उस डिक्रीज शुरू होगी ना। टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव। तो जैसे अगर कोई नेगेटिव 2 है तो वो MU का नेगेटिव 2 है। आप ये कह रहे हो -4 -6 -7, मतलब मैंने घर आके उल्टी की कल मैं फिर उसके पास खाने जाऊंगा, आप ये कह रही हो? ये चीज भी तो रियल लाइफ का सिचुएशन है कि मैं यूनिट्स खाए जा रहा हूँ, मुझे उल्टी हो गई, अब मैं खाता रहूंगा? नहीं और उल्टी होती रहे, और उल्टी होती रहे, और उल्टी रहे। यहाँ जैसे ही नेगेटिव आया क्या आप इसके आगे और कंज्यूम करोगी? सर नहीं ना, मेरी अब देखो मैथ्स मत करो, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करो। यहाँ पे आपने वॉमिटिंग कर दी, माइनस का मतलब वॉमिटिंग कर दी, आप उसको नहीं और गोलगप्पे ला बोलोगी? बात इसीलिए टीयू जिंदगी भर। एक बात बताओ, मैं पैसे भी दे रहा हूँ और वॉमिटिंग किए जा रहा हूँ, ऐसा खाने का क्या फायदा? मेरे पैसे भी गए, तबीयत और खराब हुई, डॉक्टर को और 500 रुपए दिए, खाऊं? अरे बोलना यार। तो टीयू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मुझे पता है आप क्या कह रही हो, ये -2 करते 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 यहाँ नेगेटिव। बेटा मैं उसके आगे जाऊंगा ही क्यों? तो टीयू 0 भी नहीं हो सकता ना। नेगेटिव 10 तक पहुंच जाएगा ना तब भी सो। स्टार्टिंग में तो 0 कंज्यूम है। सो सर अगर फर्स्ट यूनिट पे मुझे तो सैटिस्फैक्शन मतलब आपने यूनिट खाई, कुछ तो सेटिस्फेक्शन को पॉइंट दोगी। मतलब आप कह रहे हो खा के मजा ही नहीं आया, 0, मतलब फर्स्ट यूनिट पे भी 0, तो फिर तो टीयू कर्व ही नहीं बन पाएगा। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जनरली जब हम पहली यूनिट खाते हैं तो हमें मजा बहुत ज्यादा आता है। आप तो कह रही हो पहली यूनिट खाया मजा ही नहीं आया। कुछ तो मजा आया होगा, भूख लगी थी। आप एक्सेप्शन केसेस की बात मत करो, मैं खाना खाने गई, खाना कॉकरोच निकल आया, मूड ही खराब होता है सर, वो अलग सिचुएशन है। बट हम जेनरिक स्टेटमेंट की बात करें, एक्सेप्शनल बात मत करो। जेनरिक कभी ऐसा होगा आप खाओ और आपको मजा ही नहीं आया। जेनरिक मतलब आप हर बार ही जाते हो और उल्टी करके आते हो। ये तो बहुत मतलब वियर्ड बातें कर रहे हो आप, ऐसा नहीं यार। जेनरिक स्टेटमेंट की बात करें। सो अब मैं MU का इसीलिए जो बात कर रहा था 2, 8, 3, 6 में लिख नहीं रहा। बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, why it starts not from y axis but decrease क्यों हो रहा है, वो तो वैल्यूज ही बता रही थी, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। मेरा आंसर आ गया MU is नेगेटिव और इवन 0। 0 कब?
व्हेन इट टचेस, अब देखो मेरी ये गंदी आदत है जिस चक्कर में आप लोगों के कई बार नंबर चले जाते हैं पावर, मैं OX एक्सेस लिखना भूल जाता हूँ। तो जब आपके 100 और 100 आ रहे होते हैं, टीचर कट मार्क्स फॉर ऑल दिस। मैं MU और यूनिट कंज्यूम्ड आज तो लिख दिया ईमानदारी से, कई बार मैं वो भी नहीं लिखता, भूल जाता हूँ। तो आपको क्या कहते हैं ना, भारतीय नारी सुंदर लगे साड़ी, बोले तो प्रेजेंटेशन। तो आपको डायग्राम को पूरा प्रेजेंटेशन के साथ देखना। इकोनॉमिक्स की आपको कभी भी कोई बुक लेना हो तो बच्चों सिर्फ आप बुक खरीदोगे संदीप गर्ग। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, स्टार्ट्स के लिए मैं अलग से बता दूंगा। बच्चों टोटल यूटिलिटी का डायग्राम आपको दिख गया, देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रखा है संदीप गर्ग। वैसे मैं उसका PDF भी क्लास में मेरे पास होता है, क्लास में यूज करने के लिए तो मैं यूज कर लेता हूँ। अब आप देखो आपका उसने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व यहाँ पे टच किया हुआ है, स्कूल टीचर टच नहीं करेगी बेटा। वो अगर करेगी तो मैं एग्री नहीं करता, उसका मैंने रीजन दे दिया। मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी 0 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडिशनल कंजम्पशन की आप बात कर रहे हो। एंड मैं इस चीज को नहीं मानता, बाकी सब कुछ ठीक है। ये मैंने आपको बताया 0 से भी हो सकता है और 0 से नहीं भी हो सकता, तो एग्जैक्ट शेप ही आती है। ये डायग्राम एक साथ क्यों बनाया वो मैं अलग से बात करूंगा ना, मैं सिर्फ डायग्राम की शेप दिखानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। वो लिख दिया बच्चों, वो मेरे को एक मार्जिनल यूटिलिटी MU equals 0 when TU is and constant. Thank you, girl. And second point, MU starts or MU becomes negative when, बोलो यार, अक्षिता तो बोलती ही नहीं, आवाज ही नहीं आती। MU becomes negative when TU starts decreasing. Maximum and constant. मैंने शॉर्ट में मैक्स लिख दिया बच्चों। When TU is maximum and constant. MU becomes negative when TU starts decreasing. MU becomes negative when TU starts decreasing. हाँ बच्चों, नहीं बच्चों यहाँ पे रेट की तो बात ही नहीं हो रही। MU कब नेगेटिव होता है? जब TU डिक्रीज करता है, और TU का तो कोई रेट ही नहीं होता। रेट किसका होता है? MU के बेसिस पे TU का इंक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट आता है। वो कब? जब वो इंक्रीज की बात होती है। TU फॉल का मतलब ही MU नेगेटिव है, तो फॉल का कोई रेट नहीं है, इंक्रीज का था। इंक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीजिंग रेट, फॉल का कोई रेट नहीं था ना। मान लो मैंने आपको इतना ही पढ़ाया था, मैं 2 मिनट दूंगा आप सब बच्चों को सोचने के। आप एक क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन। मान लो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ गया आहन, और मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया ही नहीं था, मतलब मैंने बस इतना ही पढ़ाया था जो अभी तक पढ़ाया। आप चाहो तो पीछे रेफर कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। जिसको ऑलरेडी लास्ट क्लास का याद है उसको पीछे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TU and MU। डायग्राम मैं आके बना दूंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एंड शेड्यूल, डायग्राम शेड्यूल में खुद देख लूंगा बच्चों। आपने मेरे लिए सिर्फ इंग्लिश सोच के रखना है कि अगर मुझे रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है तो क्या करना है। यश, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, रक्षत, सिमरन, घर, पा,
प्रणय 2 प्रणय Part. पार्ट 2। जब भी आपको किसी के बीच में रिलेशनशिप आनगर श्रेयांश आरव एक्सप्लेन करना है, आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देनी है। ऑलवेज रिमेंबर, स्कूल टीचर बोले या ना बोले, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर में मैंने लिख दिया, ये आपको नहीं बताना मुझे, आपको पेपर में अपना आंसर लिखते वक्त आयशी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल। अगर वो बोलता है तो आपको प्रणय सबसे पहले TU और MU की डेफिनेशन देनी है, which we know total utility is the total satisfaction from the given consumption of a commodity, or marginal utility is the satisfaction derived from last unit consumed। कोई भी एक डेफिनेशन, तो अब तीनों नहीं, MU की कोई भी एक डेफिनेशन लिख दी। उस MU की डेफिनेशन नहीं लिखी, मैंने बस ये लिखा कि वो रिप्रेजेंट। आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो हम करेंगे बात, मैं आपको भी 2 मिनट का टाइम दूंगा। सब आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर कैसे प्रेजेंट करना है बच्चों। पहले आप TU और MU की डेफिनेशन दे दोगे। TU is the total satisfaction from consumption, MU is the satisfaction derived from last unit consumption। फिर आप लिखोगे इसको डिफाइन करने के बाद, the relationship can be explained with the help of schedule and diagram given। ये फालतू की इंग्लिश है, रटनी नहीं है कि भाई आप रिलेशनशिप किस बेसिस पे एक्सप्लेन करने जा रहे हो, शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल एंड डायग्राम मैं आपके साथ आके बना लूंगा। अभी मैं अभी जस्ट टेकिंग अ वॉशरूम ब्रेक। 2 मिनट में आपने सिर्फ अपनी कॉपी पे अपने लिए सोच के रखना है, या अपने दिमाग में सोच के रखना है कि रिलेशनशिप जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो आप क्या लिखो। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। डायग्राम आप बना लोगे, शेड्यूल मैं आपके साथ बना लूंगा, बट इंग्लिश में क्या लिखना है, व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ये आपके लिए 2 मिनट का समय है, आपका समय शुरू होता है अब। आई रिपीट, शेड्यूल और डायग्राम बनाने में टाइम मत वेस्ट करो। सॉरी दोबारा बोलो बच्चों। बेटा प्लीज यार, आपने फिर वही टाइम वेस्ट कर दिया। मैं स्पेशली क्या बोल के गया था, मुझे ये डेफिनेशन मत लिख के बताना, पेपर में लिखनी है। एज्यूमिंग ये तो आप लिख ही लोगे, शेड्यूल डायग्राम हम एक साथ बनाएंगे। मुझे सिर्फ चाहिए था कि इसके अलावा क्या लिखना है मुझे। आई थिंक दैट इज व्हाट आई वाज एम्फसाइजिंग एट दैट टाइम। बच्चे तो आप खाली TU के बारे में लिखी जा रही है, उसके रिलेशनशिप के बारे में तो बताया नहीं। अब आप खाली शाहरुख खान के बारे में बताती जाओगी। मैं पूछ रहा हूँ शाहरुख और गौरी का कैसा रिलेशन है? प्यार करते हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छा रिलेशन है, वो उसकी केयर करता है, वो उसकी केयर करता है, मतलब तभी रिलेशनशिप बताया ना। आप तो खाली शाहरुख के बारे में बोली जा रही हो। नहीं, मैंने रिलेशन पूछा था दोनों का। ये रक्षित, absolutely right. These are the 3 points to be given in 3 lines. और इसने जो बोला मैं अभी दिखा भी दूंगा, but these were the only 3 points. First, as long as MU is positive, and जब मैं पॉजिटिव बोलता हूँ 0 is neither positive, समझ गए ना मतलब। when MU is positive, TU will maybe at increasing rate, maybe at, क्योंकि मुझे क्या पता MU की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजिंग वाली है या दोनों चीजें कवर हो गई। So when MU is positive, जो मुझे चाहिए थे यहाँ पे 3 पॉइंट, बिल्कुल ठीक बोले उत्तर। When MU is positive, TU will increase, maybe at increasing rate, maybe at, that is point number 1। बस आपने शॉर्ट में बोल दिया, उसको बस मैं थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, when MU is 0, this is called relationship। मैंने पहली क्लास शुरू ही इससे की थी, TU is maximum and constant। And third, when MU becomes negative, TU begins to, and diagram बच्चों ये वाला बना लो। बस यहां से मत शुरू करना, यहां से मत शुरू करना, इसको थोड़ा अलग से शुरू करो। गेटिंग माय पॉइंट? वैल्यूज मत डालो, फ्री हैंड कर्व। अच्छा, ये दोनों कर्व एक साथ क्यों बनाए जाते हैं, इधर सुनना रक्षित। बिकॉज आपने बोला when MU is, TU is maximum and, ये लाइन इसीलिए स्ट्रेच करके दिखाई जाती है ताकि डायग्राम के थ्रू जो आपने लाइन नंबर 2 बोली आपने प्रूव कर दी कि जब MU 0 था यानी x एक्सिस को टच कर रहा था, तब TU was at its peak, और देखो उसके बाद वो गिरना शुरू हो गया।
जैसे ही MU नेगेटिव हुआ TU begins to, और जब तक MU पॉजिटिव था TU was increasing, maybe at increasing rate, maybe at decreasing rate. तो ये वाला डायग्राम बना दो बच्चों, फिर हम वो तीनों पॉइंट लिख लेंगे। उसको बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मत लिखना, आज मैं गलत बोल गया, उसको लिखना पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ये रहा बच्चों, यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखा था ना, उसको काट दो बच्चों, मैं उसको अलग से लिखवा दूंगा, उसको काट दो, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं लिखेंगे, उसको वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जगह लिख दो बच्चों पॉइंट ऑफ सेटाइटी। मैं गलत बोल गया आज, दिस इज पॉइंट ऑफ SATIETY, ये लिखा हो बच्चों, पॉइंट ऑफ सेटाइटी बोलेंगे ना बच्चों, क्या बोलेंगे इसे, और स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्यों मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहते हैं? बिकॉज टिल दिस पॉइंट इट वाज इंक्रीजिंग एट, इन्होंने वो पॉइंट बनाया ही नहीं है बच्चों, आप इस पॉइंट को बनाना ही नहीं, छोड़ दो, आप सीधा से डेफिनेशन में लिखना, कट इट। किसे शुरू किए? MU को ना, थैंक यू, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। चलो हेंस प्रूव, ये देखो, क्योंकि वो मैंने कहा था मैं कभी भी नहीं मानता, और उसका मैंने जस्टिफिकेशन भी देने की कोशिश की, ये रहा, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम यूटिलिटी, उसको पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। तो जब आप डायग्राम बना ही रहे हो बच्चों, यहाँ से प्लीज इस डायग्राम को कहां से स्टार्ट करना, नॉट फ्रॉम y एक्सिस बट उसके थोड़ा नीचे से। आई टेल यू व्हाट आई एम सेइंग, मैं ही बना देता हूं बच्चों। पहली बात तो इस पॉइंट को काट देना बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन काट देना, वो मुझसे गलती हो गया। और ये दो डायग्राम एक साथ क्यों बनाते हैं मामा? बिकॉज मुझे दोनों का रिलेशनशिप बताना है, इसीलिए ये मैंने स्टार्ट किया TU, और ये जहां पे मैक्सिमम था आयशी, वो लाइन मैंने एक्स एक्सिस तक ड्रॉ कर दी, ताकि जब मैं MU बनाऊं बच्चों तो मुझे उसको टच करते हुए निकलना। द रीजन रक्षित, जब मैं एक्स एक्सिस से क्रॉस करूं तो मैं जहां पे TU मैक्सिमम था उसी पॉइंट से कट करता हुआ निकलूं, सो दैट आई कैन प्रूव दिस इज द पॉइंट वेयर MU इज 0 and path corresponding to this is the point where TU is maximum। और यहाँ पे आपने लिख दिया TU यूनिट्स कंज्यूम, x axis, y axis, marginal utility 0, x axis units consumed। So point number 1, जब आप रिलेशनशिप बता रहे हो, when MU is, बोलो बच्चों, अब साथ साथ बोलना है, डायग्राम को भी देखते हुए, when MU is TU is, that's it। Number 2, when MU is 0, TU is इसकी ब्रैकेट में लिख देना पॉइंट ऑफ सेटाइटी। So can I say point of satiety Ahan Garg is the point where TU is or MU is? Thank you। And third point यहाँ पे मेरा श्रेयांश, when MU is negative, TU begins to decrease। Thank you। Yes, बता। बेटा MU तो 0 हो सकता है ना, क्या हो गया मेरा मतलब? बच्चों प्लीज, यहाँ पे MU 0 है कि नहीं है? स्टार्टिंग में 0 नहीं हो सकता, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो 0, उसी की बात कर रहे थे बच्चों उसमें। सो ये मेरे 3 पॉइंट्स, और इसके बेसिस पे मैंने अपना रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU प्रूव कर दिया।
डायग्राम बना लिया मामा? अक्षता आपने बना लिया? सब एवरीबॉडी डन? कर भव्या, भव्या नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइयो, नहीं तो मेरे रडार पे हो आप। जो मैं 11th में एंट्रेंस एग्जाम पार्ट्स ज्वाइन करने को मना करता हूँ पेरेंट्स को, दिस इज दैट टॉपिक। लिखते हैं बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो वो हमने फर्स्ट क्लास में बोल दिया था, बस आज उसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। माता मेरे को एक बार बुक दे देना बच्चों, न्यू बुक में मैं देखूंगा और कोई चेंज तो नहीं है, साथ साथ देखता रहूंगा। हालांकि जो मैंने बोला था देखो मैंने प्रूव भी कर दिया, पुरानी बुक में वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ था, जबकि न्यू बुक में वो वाई एक्सिस से स्टार्ट नहीं है। तो एटलीस्ट गर्ग साहब ने भी बच्चों का बेड़ा गर्क करने से बचा लिया वो। तो लिखते हैं अब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया LODMU। इतना लंबा नाम है, कई बार बड़ी बारी आगे लिखना पड़ेगा, मैं सिंपल शॉर्ट में लिख दूंगा। LODMU इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। As the word itself says, marginal utility decreases. कभी करके आपका स्केड्यूल जब भी दिखता है, कभी भी MU इंक्रीजिंग वाला दिख रहा है, वो सिर्फ इवेंचुअल फाइनल आउटकम वाला बता रहा है पार्ट नंबर 2। क्यों? वो कहता है खाते जाओ, एक स्टेज ऐसी आती है, शुरू में तो मजे बड़े आते हैं, बट once you have reached a certain stage, after that, beyond that, if you keep on consuming, your satisfaction starts increasing. Why? Because अब वो मजा नहीं आएगा, पेट भर चुका है। उसी को हम कहते हैं law of diminishing marginal utility. So what does law of diminishing marginal utility says? It says that beyond consuming a certain quantity of commodity, the satisfaction derived from every additional unit goes on decreasing. अब मैं आयशी के पास आता हूं। देखो अगर मैं शेड्यूल नहीं बना रहा, पेपर में वो शेड्यूल मांगे, शेड्यूल सेम ही है, चाहे TU-MU का रिलेशनशिप दूं जो मैंने शुरू में ही बनवा दिया, चाहे मैं सिर्फ TU के बारे में बताऊं, चाहे मैं MU के बारे में बताऊं, चाहे मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताऊं, तो जो मैंने शुरू में टेबल बनवा दिया दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिचुएशंस, इसलिए मैं बार बार नहीं बना रहा। दूसरी बात यहाँ पे जो मैं आयशी गुप्ता से करना चाहता हूँ, आप बुद्धू हो या समझदार? Everybody says I'm smart. Called a rational consumer. A rational consumer means समझदार। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, तो आपको कंज्यूमर बन के सोचना है, और कंज्यूमर समझदार है, शाना है। तो बताओ आप इस केस में 1 to 7 के बीच में कहां रुकना पसंद करोगे? डोंट से एट फर्स्ट 6 or 7. If you say 7, you are buddhu. You would love to stop at 6. क्यों? क्योंकि भाई 7वीं यूनिट खा के तो उल्टी आ रही है, मत खा, इससे अच्छा 6 खा के अगर फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कह रहे थे ब्रेक इवन। इफ आई एम नॉट गेनिंग आई एम नॉट लूजिंग, सॉरी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि 0 पे अगर मुझे फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा, सो आई एम एट ब्रेक इवन। और हमारा इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स कहता है ब्रेक इवन पे काम कर सकते हैं, कॉल्ड जिसको मैं लेमन सेंस में बोल दूं नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि अब सारे अकाउंट्स के स्टूडेंट हो आप, कई बार ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं तो सोचना पड़ता है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, आई कैन वर्क टिल दैट, दैट्स द रीजन वी एंड अप कंज्यूमिंग टिल 6 यूनिट। और उसका रीजन मैं आज तो नहीं बता पाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक करना है जो 4 to 6 मार्कर का, और जिसके ऊपर 3 मार्कर का न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास पूरी उसी टॉपिक पे जाएगी, जिसका मैं आज थोड़ा सा स्टार्ट जरूर करूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डर। सो अ रैशनल कंज्यूमर, कैन आई से यश, विल नॉट कंज्यूम बियॉन्ड 0 यूटिलिटी स्टेज। तो जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? This law states that after consuming, initially नहीं, after consuming a certain quantity of commodity called beyond a certain point, the satisfaction derived from every additional unit goes on decreasing.
and a rational consumer will not consume beyond all about law of diminishing marginal utility. डायग्राम बनाना पड़े फिर से वही एमयू वाला बना लेना, शेड्यूल देना पड़े सेम शेड्यूल, तो देखते हैं बच्चे। This law states that as we consume more and more units of a commodity, comma, the satisfaction derived from every additional unit goes on, बोलो बच्चों, goes on decreasing. एक ही स्कूल तो a rational consumer will not consume, रेड वाला साफ पढ़ा जा रहा है या पर्पल वाला साफ पढ़ा जा रहा है? मतलब इतनी गंदी राइटिंग है, सीधा ये कह रहा है, सीधा सीधा थप्पड़ मार दे यार। हाँ? ठीक है, वो तो बेइज्जती करता है। उसमें रेड बोला था, सर पर्पल बोला था। रैशनल तुमने कहा दोनों ही बराबर है, कोई नहीं यार, कोई, मैं समझ गया, कोई नहीं रैशनल, नहीं मैं समझ गया। A rational consumer will not, that a rational consumer will not consume beyond zero utility stage. This law is also known as Gaussian's first law of consumption. Then I wrote the word elaborate. Elaborate से मेरा मतलब क्या है? Give, schedule and stretching. From the schedule, if we see that as we consume more and more units, my satisfaction keeps on decreasing, and we can see that a rational consumer will not consume the negative utility stage because there the TU becomes falling or TU starts falling. So this is called elaborate. But कब? जब वो क्वेश्चन 3 मार्क्स से ज्यादा का है, ये सोचो। Gaussian's first law of consumption, ये लास्ट ईयर पेंडेमिक के टाइम में टीचर ने बताना शुरू किया। एक तो सिंपल क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये लॉ इंपॉर्टेंट क्यों बच्चों? आगे एक चैप्टर और करेंगे इसके बाद, डिमांड, उसमें इनडायरेक्टली इसका यूज आएगा, इसका इनडायरेक्टली इस पॉइंट का यूज आएगा। डायरेक्टली ये पॉइंट इनडायरेक्टली कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 3 मार्क्स का, उस चैप्टर के साथ क्लब करके। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट वाज सिंपल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है क्या है? As you keep on consuming more and more units of a commodity, पहले खाया मजा आया, दूसरा खाया थोड़ा और आया, but धीरे धीरे वामा मजा keeps on falling. As we consume more and more units of a commodity, the satisfaction derived from each successive called additional unit goes on, and a rational consumer will not consume beyond, and this law is also known as Gaussian's first law of consumption. आज हम बात करते हैं एक टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज लिखना कुछ नहीं है, एंड में आपका मन करे चाहे बेशक लिख लेना, बट पहले नेक्स्ट 15 मिनट 10 मिनट आप लोग सिर्फ सुन रहे हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मतलब क्या है? पॉइंट ऑब्लिक
level of unit at which consumer gets maximum satisfaction. Point oblique level of unit at which a consumer gets maximum satisfaction and he has no reason to change. यानी जैसे ही वो उस पॉइंट पे पहुंचता है उसके बाद वो उतनी नंबर ऑफ यूनिट से ना ही कम कंज्यूम करना चाहता है और ना ही ज्यादा. बट इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि यार हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. 10 मजे आए, 8 मजे आए, पैसे कितने दिए, कंपैरिजन तो किससे होगा, पैसे से. सो टू एक्सप्लेन दिस लॉ हमारी कुछ assumptions होती है. टू एक्सप्लेन दिस लॉ बिफोर आई स्टार्ट एक शेड्यूल जिसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, हमारी कुछ assumption होती है. यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, कंज्यूम करने के लिए मैंने उस पर क्या खर्चे, पैसे. यानी मैं उसे बाजार से खरीद के लाया, भाई क्या रेट है यूनिट का, सर आम खरीद के लाया, कभी 100 रुपए किलो, कभी फ्लक्चुएट करता रहता है. बट कहता है जब आप किसी लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हो, लेट्स से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो आप एज्यूम करके चलते हो प्राइस. आप समझदार तो हुई हो, बहुत सारी assumptions होती है, वो मैं नहीं लिख रहा, मैं काम की assumptions के ऊपर आज बात कर रहा हूँ कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन एंड यानी प्राइस अगर उसने बोल दिया फॉर एवरी 1 यूनिट प्राइस इज 2, आप 2 खरीदो तब भी 2 रुपीस के हिसाब से 4 हो जाएगा, 3 तो 6, 4 तो 8. बट प्राइस ऑफ ए यूनिट कॉल्ड एवरी यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट. अदरवाइज इस लॉ को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है जिसने भी ये लॉ बनाया. सेकंड कहता है आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपकी सेटिस्फैक्शन मनी टर्म्स में सेम मिल भी रही है या नहीं मिल रही. सर ये नहीं समझ आया. जैसे मैंने आपके साथ एक सिंपल एग्जांपल दिया, प्लीज ध्यान देना बेटा मेरी बात. मैंने 1 यूनिट कंज्यूम की, मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला, 10. मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला, और हमने लास्ट क्लास में लिखा था यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूनिट्स. और आज हम लिखने जा रहे हैं, उस डेफिनेशन में मैं ऐड करा दूंगा बाद में, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, यूटिलिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू, यानी यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. सर क्यों, अब सिर्फ सुनना माधव ये चीज जानते हैं, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ऐसा प्रणव, श्रेयांश, आरव क्यों बोला गया. मैंने कहा मैंने 1 यूनिट खाई, मुझे 10 मजे आए, मैंने प्राइस कितना लिया, बताओ मुझे फायदा हुआ या नुकसान, पता ही, मुझे फायदा हुआ या नुकसान मुझे पता ही नहीं. तो यहाँ पे अब एक और assumption होती है, यूटिलिटी ऑफ अ रुपी इज गिवन एंड कांस्टेंट. सर व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी ऑफ ए रुपी, अभी बताता हूँ. यूटिलिटी ऑफ ए रुपी इज गिवन एंड कांस्टेंट. नाउ basically what I'm trying to say, 1 rupee gives you a satisfaction equals to, this is called utility can be measured in terms of, तभी तो यूटिल्स को मनी से इक्वेट कर पा रहा. तो ये लिख के पार्ट 2 मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने 1 रुपया खर्चा तो मुझे कितने मजे मिले, 2 यूटिल्स. अब बारी यहाँ पे है भव्या की, मुझे 10 मजे मिले और मुझे पता है 1 रुपी गिव्स मी ए सेट. सिंपल मैथ्स पूछ रहा हूँ, नथिंग एल्स. मैथ्स की एक ही चीज बचपन से लेके बुढ़ापे तक तंग करती है, साला यूनिटरी मेथड. बड़े सारे बच्चों को यूनिटरी मेथड ही नहीं आता, मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों. और मैं तो कहता हूँ वो सिर्फ सलमान की पिक्चर है सुल्तान, उसमें वो बोलता था ना, उसका वो जो पप्पू था, ले सुल्तान कर दे चढ़ाई, बोलता था कि नहीं बोलता था. चढ़ाई मतलब लड़ाई, और मैथ्स में इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो वही है और कुछ है ही नहीं यूनिटरी मेथड. मैंने जो हिंट देना था दे दिया उत्तर. मेरा सवाल आपसे है कि मुझे 10 यूटिलिटी मतलब 10 यूटिल के मजे आए और मुझे पता है कि 1 रुपी गिव्स मी अ सेटिस्फैक्शन इक्वल्स टू
तो बता कितने मजे आए? 5। पता है उसने कैसे निकाला? इधर देखना, अगर मैं पहले लेमैन सेंस में बताऊं, 10 यूटिल्स रुपी क्वेश्चन मार्क, सॉल्व इट, x into 2 equals, ऐसे ही तो करोगे बच्चों। so x equals 10 by which is rupee, यानी आपने mu को किसमें कन्वर्ट किया? MUM for marginal utility in terms of, thank you, और उसका फॉर्मूला मैथमेटिकली क्या बन गया? इधर देखो बेटा, 10 called marginal utility divided by 2 यानी यूटिलिटी ऑफ 1 rupee। तो जब आपने मार्जिनल यूटिलिटी को यूटिलिटी ऑफ रुपीज से डिवाइड किया, व्हाट यू गेट इज कॉल्ड MUM। कहने को फॉर्मूला बन गया बेटा, कहने को फॉर्मूला बन गया। बट यहाँ पे assumption क्या थी? यूटिलिटी। ये मेरे को कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, नहीं तो मैं बार बार इक्वेट नहीं कर सकता। जैसे मैंने प्राइस को भी क्या रखा, मैंने नहीं, जिसने भी ये लॉ बनाया था। तो कहते व्हेन एक्सप्लेनिंग दिस लॉ बड़े सारे पॉइंट्स हैं, लाइक price of a commodity is given in constant, utility of a rupee is given in constant। आप समझदार बोले तो consumer is rational, consumer is rational, then marginal utility keeps on for every additional unit consumed। so these are the assumptions जो हम लिखेंगे। बट अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने यही सिचुएशन दिया, मैंने अब पूछा गर्व से, नहीं अक्षिता से, मूड चेंज हो गया। अक्षिता, मैंने जब 10 यूटिल के मजे दिए, वो कितने रुपए के बराबर था? 5 रुपीज। बट आपने पैसा कितना खर्चा था? एक यूनिट कितने की खरीदी थी? सामने देख के बोलो, जो पीएच लिखा हुआ है। इफ आई राइट हियर 5, MUM मींस मुझे एक यूनिट खा के कितने रुपए के मजे आए? 5। पैसे कितने खर्चे थे? मजा आया कि नहीं आया? फायदा या नुकसान? खाओगे कि नहीं खाओगे? लेट्स हैव वन मोर, लेट्स हैव वन मोर, बिकॉज मैं गेन कर रहा हूं या लॉस कर रहा हूं? कितने का? समझ आ रहा है बच्चों? मैं शेड्यूल नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा, आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, तब पूरा नीट एंड क्लीन बना दूंगा। तो आज बस समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें वही नोट्स में भी है जो मैं आपको दूंगा। अब मुझे कितना मजा आया? वही पुराना शेड्यूल या 10 8 6 4 2 0 -2। दिस इज द रीजन मामा, बार बार चेंज कितने का गया? 2। इसीलिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी क्या लिया? 2। नहीं 2 कांस्टेंट तो लिया, बट 2 ही लिया। और यूटिलिटी ऑफ ए रुपी भी किसके इक्वल रखा, ताकि मेरी सारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। मुझे लॉ ही तो एक्सप्लेन करना है यार, मैं क्यों गंदे वाला एग्जांपल लूं? हाँ वो देगा तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, बट अगर मुझे अपनी तरफ से एग्जांपल देके समझाना है, आई वांट टू कीप इट एज सिंपल एज दैट। इसीलिए मैंने जब पहली बार एमजीओ सिखाया, 10 से स्टार्ट करके कितना कितना डिक्रीज किया? 2। दैट इज द रीजन आज प्राइस भी क्या लिया? 2। यूटिलिटी ऑफ ए रुपी इज इक्वल टू कितना लिया? 2 यूटिल, सो दैट माय कैलकुलेशन बिकम्स इजियर। अब नेक्स्ट पॉइंट माधव, सेकंड। अब यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? सेकंड, क्योंकि मैं टीयू नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एमयू लिख रहा हूं। तो एमयू जब लिखते हो सिमरन, जब एमयू लिखते हो तो इसका मतलब 2 है या सेकंड? हाँ बेटा सेकंड। 2 का मतलब होता है ऑल द यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी मेरा बेटा। लास्ट क्लास में भी 10 मिनट इसी चीज पे लगाए थे पुत्र। व्हेन यू से 2 मतलब बोथ द यूनिट्स, व्हेन यू से सेकंड देन यू मीन एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज एडिशनल। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? ये 2 लिखा है, बट आप मन में क्या बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप MU से कंपेयर कर रहे हो। TU से कर रहे होते तो आप सेकंड की जगह क्या बोलते? 3 की जगह क्या बोलते? 3 की जगह 3 बोलते। MU अगर बोल रहे हो तब 3 की जगह क्या बोलते? जैसे अब अभी आगे चलते हैं, जब मैं यहाँ लिखूंगा ये 3, तो ये 3 नहीं है, ये थैंक यू। ये गलती मत करना बच्चों पेपर में सोचते वक्त, वही इंग्लिश में गलत लिखोगे ना। मेरा सवाल माधव से, माधव प्राइस तो अभी भी कितना पे करूंगा? प्राइस तो अभी भी कितना पे करूंगा? बिकॉज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवन एंड यहाँ पे एक बच्चा रक्षक मुझे क्या कहता है, सर यहाँ पे 2 क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा? मैं कहा नालायक, मैं यहाँ प्राइस 2 यूनिट्स का लिख रहा हूँ या सेकंड यूनिट का लिख रहा हूँ? थैंक यू। सर यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिखा? मैं कहा ये 3 का मतलब 3 है या 3rd है? थैंक यू। इज दिस पॉइंट क्लियर? लॉक कर दूं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल,
माधव से मेरा एमयूएम यहाँ कितना आया, इसने क्या किया लड़के ने 8 को किससे डिवाइड कर दिया, मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि एमयू को यूटिलिटी ऑफ ए रुपीज से डिवाइड करते जाओगे तो आपको क्या मिलता रहेगा एमयूएम। और एमयूएम निकालना क्यों जरूरी है प्रणय, फॉर द वेरी वेरी सिंपल रीजन, मैं यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली पैसे से कंपेयर, इसीलिए मुझे यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ा कि जो मैंने खाया, जो मुझे मजे आए, कितने रुपए के मजे आए। मजे मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, कितने रुपए के मजे मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। सो अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज कंपेयर, जो आपकी मम्मी ने किया था, बेटा ये नहीं लेंगे, इट्स नॉट वर्थ इट, शी डिड एक्चुअली दिस ओनली, शी ट्राइड कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द जीन्स with the satisfaction which she will get in money terms. So a rational consumer always try to compare the satisfaction derived with the price paid for it, but we cannot directly compare the satisfaction. Hence we first convert marginal utility into marginal utility in terms of money. ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे 4 आ गया। हाँ करेंगे, बट यहाँ पे हमने कहा एक शेड्यूल बनाते हैं, हमने एक कंज्यूमर को बेस लेके कर दिया बच्चों, अदरवाइज तो मेरे लिए शेड्यूल बनाना पॉसिबल ही नहीं होता ना। ये मेरा 4 आ गया बेटा। अब मेरा माधव से सवाल, मुझे गेन हो रहा है या लॉस, कितने का, इसने कैसे निकाला, कहता है सर ₹4, ये रुपीज आया ना, माइनस ₹2 जो आपने उस प्रोडक्ट को खरीदने में स्पेंड किए, तो फायदा कितने का हुआ ₹। अब मेरा नेक्स्ट सवाल सिमरन से, क्योंकि मुझे पता है ये गलती करेगी। स्कूल टीचर वो टेबल नहीं बनवाती जो मैं बनवाता हूँ आपको समझाने के लिए। मुझे पहली यूनिट से कितना फायदा हुआ था, 3। मुझे सेकंड यूनिट से कितना फायदा हुआ था, यार मेरी राइटिंग के तुम लोगों ने धज्जियां उड़ाती, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रही बच्चों। अभी उसने बोला भी माधव ने हमें कितने का फायदा हुआ, ₹2 का, तो सेकंड यूनिट से हमें कितने का फायदा हुआ मतलब ₹2 का। तो बताओ टोटल कितना फायदा हो गया अभी तक, ₹5। टोटल कितना फायदा हो गया, ₹5। बट सेकंड यूनिट से फायदा हुआ है नुकसान, लेट्स हैव मोर, क्योंकि दिल मांगे, मजे आ रहे हैं, फायदा हो रहा है मनी टर्म में, तो क्यों रोको। थर्ड यूनिट यश, यहाँ पे 6 लिखूंगा, बताइए वही पुराना टेबल। अब एमयूएम कितना आया मतलब 3। इसने क्या किया, ₹6 को यूनिट 2 यूटिल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ₹1 इक्वल्स जो हमारी एजम्पशन थी। अब ₹3 आ गया, तो बताओ फायदा हुआ है नुकसान, फायदा कितने का फायदा, एडिशनल फायदा ही हुआ ना, will you stop, फायदा ही हो रहा है, let's have more। भाई फायदा हो रहा है, जब तक फायदा हो रहा है तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं। मैंने 4 यूनिट खाई, कितना मजा आया, 4 यूनिट। तो माय क्वेश्चन गोज टू अक्षिता, नहीं अक्षिता से तो भी पूछ लिया। माय क्वेश्चन गोज टू आरव, प्राइस तो अभी भी 2 ही रहेगा, ₹8 नहीं लिखूंगा क्योंकि ये 4th यूनिट का प्राइस है, ये 4 यूनिट्स का नहीं है। मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि पेपर में ये गलती मत करना होता। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितनी, फायदा है नुकसान, ना this is the point at which MUM and price is, and this is called break even, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर फायदा नहीं हो रहा तो यही हमारा लॉ है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहता है आप कहाँ पे रुकोगे, यहीं पे रुक जाओगे। प्रूव करता हूँ क्यों। 5th पॉइंट पे आते हैं मैं और आहन वेब। यहाँ पे तो 2 लिखूंगा, यहाँ पे भी 2 लिखूंगा क्योंकि प्राइस 2 है और ये हमने अपना टेबल रटा हुआ है 10, 8, 6, 4, 2। सुयश कुलकर्णी वेट करना बेटा। अब एमयूएम कितना है,
फायदा हुआ या नुकसान? मतलब उल्टी कर दी। Will you consume this unit? तो आप क्या करोगे? कहाँ स्टॉप करोगे? As per this example. So आप जब नेक्स्ट क्लास, आपको मैंने ऑलमोस्ट सिखा दी है, बस लिखवा नहीं रहा। Can I say assumptions रटनी है, जिसमें से 2 मेजर assumption मैंने सामने लिख रखी है। तीसरी मैंने आयुषी के साथ बात कर ली थी, ये उर्दू नहीं है, समझदार है। Consumer is rational. Price of a commodity is given and utility of a rupee is given and consumer equilibrium means a point of rest with no tendency to change. Yani it is the point at which consumer gets maximum satisfaction, and beyond this the satisfaction starts decreasing or the benefit gets converted into loss. So can we say consumer, सामने देखते रहना बच्चों, हमारा 4th यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आया, तो can I write consumer equilibrium is attained at a point. Consumer equilibrium is attained at a point where number 1, mu of x by mu of rupee, by utility of a rupee, is equal to, चौथे पे वही तो था, MUM means mu of x by mu of rupee, which is also called MUM, is equal to, हाँ ऊपर वाला है, हाँ उसको खोलना था, is equal to utility of a, बोलो ना बच्चों, mu of x by mu of a rupee called MUM is equal to, अरे बोलो ना, px। बेटा ये दोनों 2 2 है ना, आप जहां 4 पे रुके हो वहां पे px और MUM सेम दिख रहा है ना उत्तर, और उसके आगे आप नहीं है ना, यानी where mu of x by mu of a rupee is equal to px, and beyond this MUM is less than जीरो। ये लिखवा रहा हूं, वहां पे कुछ और लिखेंगे, बट एक लेमन सेंस में समझा रहा हूं कि आप 4 पे क्यों लिखे, क्योंकि उसके आगे मेरा MUM was less than, it was resulting into loss। समझ आती है बात? हाँ बेटा जीरो कहाँ है? आप बताओ पहली यूनिट खा के कितना प्रॉफिट, सामने देखते रहना, पहली यूनिट खा के कितना प्रॉफिट आया था? 3 रुपीज। दूसरी यूनिट, हाँ सब लोग सोचते रहना साथ साथ, 2 रुपीज। तीसरी यूनिट, टोटल कितना प्रॉफिट आ गया अभी तक? हाँ 6। उसके बाद 4th यूनिट खाई तब भी कितना है? 6 + 0 6। यानी जब मैं 3rd से 4th यूनिट पे आया, मेरा टोटल गेन अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो, बट उसके आगे जाऊंगा तो 6 से वो क्या बन जाएगा? इसीलिए मैं अपना जब कल शेड्यूल बनाऊंगा, ये जो मैंने गेन लिखा है इसके आगे एक कॉलम और ऐड करूंगा, कौन सा? टोटल गेन। वो स्कूल टीचर नहीं बनवाती, बुक में भी नहीं है, मैं बनवाता हूँ, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाई द लॉ इज लाइक दिस। तो अब मैं 3rd से 4th पे आया तो 6 का 6 ही रहा ना सिमरन, बट 4th से जब 5th पे गया तो मेरा गेन 6 से कितना हो गया? तो क्या आप कंज्यूम करोगे 5th यूनिट? तो आप कहाँ पे रुके? 4th पे। तो लॉ क्या बन के आ गया? 4th लॉ, 4th यूनिट पे रुके, वहां पे मेरा MUM called mu of x by mu of rupee is equal to, ये दोनों सेम है ना मेरा बेटा। यहाँ पे क्यों रुके? बिकॉज दिस इज द पॉइंट एट विच mu of x by mu of a rupee, which is also called MUM, is equal to px, and after that it stops increasing, or rather it starts decreasing. Bluetooth mode. But बच्चे ये पढ़ के आना, ये पढ़ के आना, will continue in the next class.